जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। अंदर पंखे की हवा में बैठकर बोलना कितना आसान है। सब घर वाले तो ऐसे बोलते हैं जैसे यहाँ मैं फ्री में बैठी हूँ, कुछ कर ही नहीं रही। अरे यहाँ इस भट्टी में खाना बनाना कितना कठिन काम है, ये सिर्फ मुझे ही पता है। कितनी गर्मी लगती है, पहले से ही तो बाहर का टेम्परेचर इतना हाई हो गया है। राधिका जैसे तैसे खाना तैयार करती है और फिर वो सभी घर वालों को खाना सर्व करती है। कुछ समय बीत जाता है, रात हो गई थी। राधिका रसोई में रात का खाना बना रही थी। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई हूँ। रात हो गई, बाहर का टेम्परेचर कम हो गया है, लेकिन मेरी ये रसोई ये अभी भी कितनी गर्म है, अभी भी कितनी गर्मी लग रही है। मैं तो ना इसमें बैठे बैठे ही उबल जाती हूँ। मुझे तो अब चक्कर आने लगे हैं, परेशान हो गई हूँ मैं इसमें सुबह शाम खाना बनाते बनाते। तभी यामिनी जी वहाँ आ जाती हैं। अरे बहू, क्या हुआ, क्यों खुद से बड़बड़ा रही है? अरे माँ जी, आपको पता है ना ये रसोई कितनी बेकार है, कितनी गर्मी लगती है इसमें। मैं परेशान हो गई हूँ सच में। अरे बहू, अब हम क्या करें, छोटी रसोई है, थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से। वैसे तो हम अपनी रसोई को घर के अंदर ही बना लेते, लेकिन तू ही देख, हमारा जो एक कमरा है वो कितना छोटा है। अब उसमें भी हम अगर किचन बना लेंगे तो फिर कितनी ही जगह बचेगी, हम सोएंगे कहाँ? इसलिए तू थोड़ा झेल ले ये सब। हाँ हाँ माँ जी, ठीक है, मैं झेल ही रही हूँ गर्मी, पर सच में परेशान हो जाती हूँ मैं तो। यामिनी जी वहाँ से चली जाती हैं। अगली सुबह घर के आंगन में घर के छोटे बेटे रोहित और मोहित आराम से बैठे हुए थे। तभी यामिनी जी वहाँ आती हैं। तुम दोनों को शर्म नहीं आती? यहाँ आराम से नवाबों की तरह बैठे हो। जो तुम्हारा बड़ा भाई है राघव, वो बेचारा सुबह सुबह काम पर निकल गया है। बस वही है एक घर पर कमाने वाला। तुम दोनों से तो कुछ काम ही नहीं होता है। अरे तुम भी अपने भाई के साथ काम पर जाया करो, नहीं तो तुम्हारा शादी ब्याह कभी नहीं होगा। थोड़ा काम वाम करो, पैसे कमाओ, जिससे हमारे घर के हालात ठीक हो जाए। अरे अगर तुम दोनों पैसे कमाने लगोगे तो हम अपना पक्का घर नहीं बनवा लेंगे। और जो बहू है हमारी बाहर रसोई में कितनी परेशान होती है गर्मी से, उसके लिए एक अच्छी रसोई बनवा लेंगे। अरे माँ, आप देखो ना बाहर कितनी तेज धूप हो रही है। हाँ माँ, इतनी धूप में काम करने जाएंगे तो हम पक्का बीमार पड़ जाएंगे, फिर हमारे इलाज में क्या पैसे खर्च नहीं होंगे? इससे अच्छा तो हम घर पर ही ठीक है। अरे यामिनी, तू किन सांडों के पीछे पड़ी है? अरे ये एक नंबर के कामचोर हैं दोनों। रोहित और मोहित बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। दोपहर का समय हो जाता है। पूरा परिवार कमरे में बैठा हुआ बात कर रहा था। मैंने तो चौपाल पर सुना है कि अब टेम्परेचर और बढ़ेगा, गर्मी और ज्यादा पड़ेगी और बारिश का तो कोई अता पता ही नहीं है। अगर बारिश हो जाती तो सच में थोड़ी राहत मिल जाती। बाबूजी, सोई में परेशान हो जाती हूँ खाना बनाते बनाते। मुझे तो चक्कर आने लगते हैं और मेरी तो स्किन देखो, गर्मी की वजह से कितनी काली हो गई है। परेशान हो गई हूँ मैं इस गर्मी से। अगर बारिश हो जाए तो सच में मजा आ जाएगा। अरे बारिश होने से कोई मजा नहीं आएगा बहू। हमारा घर कच्चा है, फिर घर में पानी भरेगा, हमारे लिए कुछ सही नहीं है, ना ही बारिश और ना ही गर्मी। माँ जी, गर्मी ने तो नाक में दम ही कर दिया है। मुझसे तो गर्मी में खाना वगैरह नहीं बनता। और सुन लीजिए, अगर इस दोपहर में अगर कोई मेरे से खाना बनाने की बोलेगा तो मुझसे तो कतई नहीं बनने वाला। सब बात ही कर रहे थे, तभी वहाँ यामिनी जी के कुछ खास रिश्तेदार आ जाते हैं। अरे राम राम, आइए आइए, और बताइए कैसे आना हुआ इतनी धूप में? यामिनी जी उन्हें पानी देती हैं और फिर राधिका के पास आती हैं। अरे बहू, मेहमान आए हैं, इनके लिए कुछ चाय नाश्ता वगैरह तैयार कर ले जल्दी से। लो कर लो बात। मैं तो अभी बोल रही थी कि अगर मेहमान आ गए तो मेरे से खाना वगैरह भी नहीं बनेगा, और देखो असल में मेहमान आ ही गए। भगवान ने ये वाली बात कितनी जल्दी सुन ली। वैसे मैं रोज हाथ जोड़कर बोलती हूँ कि मेरी ठंडी रसोई हो जाए, वो वाली बात तो नहीं सुनते। राधिका दुखी मन से अपनी रसोई में नाश्ता बनाने के लिए आ जाती है। राधिका को रसोई में आकर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। पूरे पसीने में भीग गई हूँ, कितना पसीना आ रहा है, और गर्मी से तो हाल बेहाल हो गया है। और इन मेहमानों को अभी ही आना था दोपहर में, और देखो पूरे 4-5 लोग आए हैं, पता नहीं कितना खाएंगे। मैं तो परेशान हो जाऊंगी बनाते बनाते। चलो कोई बात नहीं, मेहमान ही है। वैसे भी कहते हैं कि मेहमान तो भगवान होते हैं, अब मुझे उनके लिए कुछ बनाना ही होगा। राधिका नाश्ता तैयार कर रही होती है, तभी उसकी ननद अवनी वहाँ आती है। भाभी, मैं आपकी मदद करवाऊँ क्या? हाँ हाँ करवा दो अवनी, थोड़ी मदद हो जाएगी मेरी। अवनी रसोई के अंदर आती है और नाश्ता बनाने में राधिका की मदद करने लगती है, लेकिन अवनी थोड़ी ही देर में गर्मी से परेशान हो जाती है और उसे चक्कर आ जाते हैं। भाभी, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। राधिका जल्दी से अवनी को पानी पिलाती है। अरे अवनी, तुम थोड़ी कमजोर हो और तुमसे ये गर्मी वगैरह नहीं झेली जाएगी। मैं तो रोज यहाँ रहती हूँ, थोड़ा बहुत तो मैं झेल ही लेती हूँ, लेकिन तुम नहीं झेल पाओगी। तुम जाओ बाहर बैठो, मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ।
अवनी वहां से चली जाती है। राधिका सबके लिए नाश्ता तैयार करती है। रात का समय हो जाता है। पूरा परिवार उस छोटे से कमरे में नीचे चटाई बिछाकर सो रहा था। एक छोटा सा टेबल पंखा चल रहा था। राधिका को नींद नहीं आ रही थी। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी है। दिन भर उस भट्टी जैसी रसोई में परेशान हो और रात को इस कमरे में उबलो। जब जब मुझे खाना बनाने जाना पड़ता है तब तब ऐसा लगता है कि मैं सीधा तंदूर के अंदर जा रही हूँ। सोचती हूँ कि रात को चैन की नींद सोऊंगी, पर यहाँ भी बहुत गर्मी लगती है। सच में मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। राधिका खुद से बात करते करते सो जाती है। अगली सुबह राधिका अपनी छोटी सी रसोई में खाना बना रही थी। तभी वहाँ कुछ पड़ोसन आते हैं। अरे देखो तो शांति बेचारी नई बहू कैसे इस रसोई में उबल रही है। हाँ हाँ विमला, अरे हमारी रसोई को देख, एकदम बर्फ जैसी ठंडी रहती है। हमने तो मस्त एग्जॉस्ट फैन लगवा रखा है और हम तो अब अपनी रसोई में और अच्छा सिस्टम करेंगे जिससे हमारी रसोई एकदम ठंडी रहे। हमें तो खाना बनाने में बिल्कुल परेशानी नहीं आती। और इसे देख शांति, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे पसीने में नहा कर आई हो। और इसका चेहरा देख, गर्मी में कितना बेकार हो गया है। इसके शरीर पर तो गर्मी के दाने भी निकल आए हैं। शादी में तो कितनी सुंदर आई थी, अब तो एकदम काम वाली बाई लगने लगी है। दोनों पड़ोसने हैं वहाँ से चली जाती हैं। क्या करूँ मैं, मेरी मजबूरी है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं सच में परेशान होकर पागल हो जाऊंगी। कुछ समय बीत जाता है। रात हो गई थी। राधिका रसोई में खाना बना रही थी। हे राम, आज तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ। मुझे तेज चक्कर आ रहे हैं, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। राधिका को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। तभी राघव वहाँ से गुजर रहा होता है। वो राधिका को देख लेता है। राधिका, राधिका, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? राघव जल्दी से उसे उठाकर घर के अंदर ले जाता है। सब घर वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। राघव उसके मुंह पर पानी के छींटे मारता है। थोड़ी देर बाद राधिका को होश आता है। लो आ गया होश। अरे बेचारी उस भट्टी जैसी रसोई में खाना बनाती है ना, इसलिए बेहोश हो गई होगी। अरे बहू उठ जा, कुछ नहीं हुआ है। जा कुएं से थोड़ा ठंडा पानी निकाल कर नहा ले, एकदम ठीक हो जाएगी। अरे दादी जी, ठंडे पानी से नहाने से मेरी रसोई थोड़ी ना ठंडी हो जाएगी। मैं ऐसे नहीं ठीक होने वाली, मैं क्या करूं? अरे बहू, अब हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये तेरे दोनों देवर हैं, ये एक नंबर के निकम्मे और कामचोर हैं। अगर ये दोनों भी कहीं काम धाम पर जा रहे होते तो कुछ पैसे कमाते तो आज सब कुछ ठीक हो जाता। हम एक अच्छी रसोई बनवा लेते। तुझे पता है बहू, इनकी तो ना सगाई भी नहीं हो रही। एक सगाई वाले आए थे पिछले महीने। जैसे ही उनको पता चला कि घर की हालत कैसी है और ये दोनों सांड की तरह घर में पड़े रहते हैं तो रिश्ता ही तोड़ दिया उन्होंने। इनके पता नहीं ऐसे कितने रिश्ते टूट गए हैं, लेकिन तब भी इन दोनों बेशर्मों को कुछ समझ नहीं आता। अरे माँ जी, दादी जी, अब क्या ही कर सकते हैं, जो है सो है। अगले दिन राधिका घर के दरवाजे पर खड़ी हुई थी। बहुत हो गया, अब मैं इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। ना मैं अब रोज बेहोश होना चाहती हूँ, ना पड़ोसियों की ताने सुनना चाहती हूँ। अब मैं सब कुछ ठीक करूंगी। अब मैं अपनी रसोई को ठंडा करके ही मानूंगी। अगले दिन राधिका ने कुछ पुराने बोरे जमा किए। चलो इन बोरों को इस टीन की छत पर बिछा देती हूँ और इन पर पानी डाल देती हूँ। अब टीन ठंडी रहेगी और एकदम मुझे ठंडक मिलेगी। राधिका बोरों को रसोई की टीन वाली छत पर बिछा देती है और फिर पानी डाल देती है। फिर वो रसोई के अंदर आती है तो रसोई थोड़ी ठंडी हो गई थी। राधिका बहुत खुश हो जाती है, लेकिन 1-2 दिन बाद धूप की वजह से वो बोरे पूरी तरह खराब हो जाते हैं। लो, ये तो धूप से पूरे खराब हो गए हैं और मैं तो इन पर बार बार पानी नहीं डाल सकती क्योंकि धूप से तो पानी तुरंत सूख जाता है। ये जुगाड़ तो मेरी फेल हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, राधिका हार नहीं मानेगी। मैं कुछ और जुगाड़ करूंगी। राधिका फिर से दिमाग लगाती है। वो देखती है कि रसोई में एक छोटी सी खिड़की थी जिससे बहुत ज्यादा गर्म हवा अंदर आ रही थी। अच्छा, तो ये सारी हवा, अच्छा तो सारी गर्म हवा यहाँ से आती है। इसके ऊपर मैं एक गीला कपड़ा करके बोरा टांग देती हूँ। फिर जो हवा बाहर से आएगी वो बोरे से टकराकर पक्का ठंडी हो जाएगी। मैंने तो देखा भी है कि लोग गांव में ऐसा ही करते हैं। राधिका तुरंत खिड़की पर एक गीला बोरा टांग देती है, लेकिन लू की वजह से कुछ ही देर में वो बोरा एकदम सूख जाता है और फिर गर्म हवा अंदर आने लगती है। लो, ये जुगाड़ भी फेल हो गई। मैं बार बार बाल्टी लेकर इस पर पानी तो नहीं डाल सकती। ये तो कितनी जल्दी जल्दी सूख रहा है। मुझे कुछ परमानेंट और अच्छा जुगाड़ करना होगा इस रसोई के लिए। अगले दिन दोपहर का समय था। राधिका रसोई में खाना बना रही थी और खुद से बातें कर रही थी। अब तो सच में सहन नहीं होता, बिल्कुल भी सहन नहीं होता। कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने मायके भाग जाऊं, लेकिन कहाँ भागूंगी? अगर मायके गई तो माँ मुझको ही उल्टा सीधा सुनाएगी। वैसे भी माँ ने कहा था कि कभी भी परेशानी से भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। अब मैं भागूंगी नहीं, मैं इन सब दिक्कतों का सामना करूंगी। और वैसे भी ये मुझे अपने ससुराल वालों के लिए ही करना होगा। सब लोग कितने परेशान होते हैं इस गर्मी से। अगर मैं ही कुछ नहीं कर पाऊंगी तो कौन करेगा?
अरे वाह, कुएं के अंदर कितनी ठंडक है माँ जी। बाहर तो इतनी गर्मी है, लेकिन यहाँ से कितनी ठंडी हवा आ रही है। अरे बहू, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है। ये कुआं तो कितना गहरा है ना, पूरा का पूरा गहरा गड्ढा है ये। और वैसे भी जमीन के अंदर तो ठंडक होती है, इसलिए यहाँ पर भी इतनी ठंडी हवा आ रही है। अच्छा, मतलब जमीन के अंदर गड्ढे में ठंडक रहती है, ये बात है। राधिका और यामिनी जी पानी भरकर घर लौटने लगती हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक छोटा सा गड्ढा दिखता है, जिसके अंदर जानवर आराम से सो रहे थे। अरे माँ जी, ये जानवर इस गड्ढे में क्यों बैठे हैं? इतनी गर्मी है, इन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्या? अरे नहीं नहीं बहू, उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, उन्हें तो बहुत मजा आ रहा है। अब देख, जो मिट्टी होती है वो बहुत ज्यादा ठंडी होती है, इसलिए ये जानवर गर्मी से बचने के लिए ऐसे ही गड्ढों में बैठते हैं। और फिर सिर्फ जानवर ही क्यों, लोग तो ऐसे ही भी रहते हैं। मैंने भी देखा है फोन पे, लोग ऐसे जमीन के अंदर घर वगैरह बनाकर रहते हैं। अच्छा, लोग भी ऐसा करते हैं? मैं घर पर जाकर फोन पर पक्का देखूंगी कि ऐसा कैसे होता है। राधिका अपने घर आ जाती है। वो बैठकर फोन में वीडियो देख रही थी। वीडियो में कुछ लोग जंगल में फावड़े से एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर मिट्टी से एक बहुत ही सुंदर घर बना रहे थे। अरे वाह, ये आइडिया तो कितना अच्छा है, जमीन के अंदर घर। लेकिन मैं पूरा घर तो नहीं बना सकती ना, उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और वो अकेले मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं अपनी रसोई तो बना सकती हूँ ना। बस मुझे आंगन में एक बड़ा सा गड्ढा खोदना है और ऊपर से मैं उसकी छत कर दूंगी। बस मेरी ठंडी रसोई तैयार हो जाएगी। राधिका बहुत खुश होकर अपने घर वालों को सब कुछ बताती है कि वो किस तरह गड्ढा खोद कर रसोई बनाएगी। अरे ओ हसीन सपने देखने वाली, पागल हो गई है क्या तू? गर्मी से तेरा दिमाग खराब हो गया है लगता है। अरे ये सब गड्ढे खोदकर घर बनाना सिर्फ कहानियों में है और तेरे उस डिब्बे की वीडियो में ही अच्छा लगता है। असली में ऐसा कुछ नहीं बन सकता। हाँ बहू, अम्मा सही कह रही हैं, ये सब फालतू काम है। देखिए, अगर आप लोगों को मेरी इस परेशानी में मुझे सपोर्ट करना है तो कीजिए, वरना मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, जा तो खुद ही अकेले कर ले, अपना गड्ढा खोद, हमसे ना होगा ये सब। अगले दिन राधिका दोपहर को एक बड़ा सा फावड़ा लेकर आंगन में आ जाती है। हाँ, ये जो आंगन वाली जमीन है ना, ये थोड़ी खोखली है, मैं यहीं पर गड्ढा खोदना स्टार्ट करती हूँ। राधिका फावड़े से शुरू कर देती है। वो अकेली धूप में लगातार मिट्टी खोद रही थी। थोड़ी देर तक लगातार खोदने के बाद वो बहुत ज्यादा थक जाती है। गर्मी से परेशान होकर वो एक जगह बैठ जाती है। बहुत मुश्किल है, पर करना पड़ेगा। राधिका फिर से खुद स्टार्ट कर देती है। तभी राघव वहाँ आता है। राधिका, अगर तुम इतनी भयंकर गर्मी में अपनी सेहत की परवाह किए बिना ये सब कर रही हो तो तुम्हें पक्का पूरा विश्वास होगा अपने आइडिया पर। और अगर तुम्हें यकीन है ना कि तुम अपने लिए एक ठंडी रसोई बना सकती हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। राघव और राधिका दोनों साथ में खोदने लगते हैं। तभी थोड़ी देर बाद अवनी वहाँ आ जाती है। अरे भाभी, आप लोग अकेले क्यों कर रहे हो? लाओ, मैं भी आपकी मदद करूंगी। अवनी भी उनके साथ लग जाती है। धीरे धीरे यामिनी जी और गोविंद जी भी बाहर आ जाते हैं और मदद करने लगते हैं। पूरा परिवार एक साथ मिलकर गड्ढा खोदने लगता है। लेकिन रोहित और मोहित दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। अरे ये देखो, इतने बड़े सांड हो गए हैं, जवान हैं, पर यहाँ आकर अपने भाई भाभी की मदद नहीं कर सकते। बस आराम से वहाँ खड़े होकर दांत दिखा रहे हैं। इनको तो अगर मैं बुलाऊंगी भी ना तब भी नहीं आएंगे ये कामचोर। अरे बाजी, आप फिक्र मत कीजिए, आप बस तमाशा देखिए, अब ये दोनों आपकी कैसे दौड़े दौड़े आएंगे। राधिका रोहित और मोहित के पास जाती है। अरे देवर जी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पता है कि मैंने गांव में सुना है कि जब लोग ऐसे ही पुरानी जमीन खोदते हैं ना तो उनको राजा महाराजाओं की